गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट क्लास में हम अध्ययन कर रहे थे द्विपरमाणु कणों के कंपनीय ऊर्जा स्तर, अर्थात सरल आवर्त जो दोलक है उसके कंपनीय ऊर्जा स्तर के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और इसके अंतर्गत हमने सरल आवर्त जो दोलक होता है इसमें शून्य बिंदु जो ऊर्जा होती है, जीरो पॉइंट जो एनर्जी होती है, उसके बारे में भी हमने कल की क्लास में अध्ययन कर लिया था। और लास्ट में हम कंपन संक्रमण और कंपनीय ऊर्जा समान ऊर्जा स्तर में यहाँ पे दो प्रकार के डायग्राम हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे। तो यहाँ तक हमारा कल का टॉपिक हो गया था। अब इसके बाद में यहाँ से सरल आवर्त जो दोलक होता है, सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होता है, उसके लिए सलेक्शन रूल के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। और सलेक्शन जो रूल होता है इसको हिंदी में हम कहते हैं चयन नियम। तो सरल आवर्त जो दोलक होता है अर्थात कंपनीय जो स्पेक्ट्रा होता है, कंपनीय स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम क्या होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सलेक्शन रूल फॉर selection rule for vibrational spectra। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इसको हिंदी में आप यहाँ से क्या लिखोगे, कंपनीय स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम। तो देखिए, कंपनी जो स्पेक्ट्रा होता है उसके लिए हम चयन जो नियम होते हैं उसके बारे में हम यहाँ से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यहाँ से इसमें आपको ध्यान रखना है कि सरल आवर्त जो दोलक होता है, सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होता है, उसके लिए सलेक्शन जो रूल होते हैं, चयन जो नियम होते हैं, ये निम्न प्रकार से यहाँ पे पाए जाते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे चयन नियम में आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, डेल वी का जो मान है यहाँ पे क्या पाया जाता है, ±1 यहाँ पे पाया जाता है। फर्स्टली आपको यहाँ पे चयन जो नियम है इसमें आपको ये ध्यान रखना है, डेल वी का जो मान है यहाँ पे ±1 पाया जाता है। अब यहाँ पे प्लस का मतलब किससे लिया गया है, प्लस का मतलब यहाँ पे अवशोषण स्पेक्ट्रा से लिया गया है। कौन से स्पेक्ट्रा से लिया गया है, अवशोषण स्पेक्ट्रा। यहाँ पे माइनस सिंबल भी यूज किया गया है। तो माइनस सिंबल जो है ये किसके लिए उपयोग में लिया गया है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के लिए। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे फर्स्ट ही आपको ध्यान रखना है, डेल वी का मान इक्वल होता है ±1 के। यहाँ से प्लस का मीन्स क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रा, एंड माइनस का मतलब क्या है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। अवशोषण स्पेक्ट्रा में जो अणु होता है वो क्या रहता है, निम्नतम कंपन ऊर्जा स्तर में रहता है, और यहाँ से संक्रमित होकर वे =1 में चला जाता है। अर्थात इसमें जो ट्रांजिशन होता है, इसमें जो अणु होता है फर्स्टली कहाँ स्थित होता है, वे =0 में स्थित रहता है,
और ये v इक्वल टू जो 0 है ये इसकी कौन सी स्टेट कहलाती है? ग्राउंड स्टेट कहलाती है, निम्नतम अवस्था कहलाती है। और यहाँ से इसका जो संक्रमण है वो किस में हो जाता है? v इक्वल टू 1 में हो जाता है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, डेल v का मान ±1 है। यहाँ प्लस का मतलब अवशोषण स्पेक्ट्रा के लिए एंड माइनस का मतलब उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के लिए है। सामान्यतया जो अणु है निम्नतम ऊर्जावस्था में ही कंपन करता है, जो संक्रमित होकर v इक्वल टू कहाँ चला जाता है? 1 में। v इक्वल टू 1 में रहता है स्टार्टिंग में, मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट में रहता है। बाद में ये कहाँ चला जाता है? संक्रमित होकर v इक्वल टू 1 में यहाँ से चला जाता है। अर्थात इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक संपन्न हो रहा है? v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 1। और इसके लिए जो आवश्यक आवर्ती का मान होता है, इसके लिए ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसके लिए जो आवश्यक आवर्ती का मान होता है, इसके लिए आवश्यक जो आवर्ती का मान होता है, आवर्ती, उसको हम क्या कहते हैं? आवश्यक आवर्ती का जो मान होता है इसको हम मूल आवर्ती के नाम से जानते हैं। कौन सी आवर्ती कहते हैं? इसको हम मूल आवर्ती के नाम से इसको जाना जाता है। और मूल आवर्ती जो होता है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। क्या कहलाता है ये? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से मूल आवर्ती जो होता है उसकी परिभाषा में आप यहाँ से क्या बता सकते हो? जब ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 1 में होता है तो इसके लिए आवश्यक आवर्ती के मान को मूल आवर्ती अर्थात फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से इस दौरान जो बैंड हमें प्राप्त होता है वो बैंड हमें कैसा प्राप्त होता है? प्रबलतम प्राप्त होता है। तो इस दौरान जो हमें बैंड प्राप्त होता है वो बैंड हमें कैसा प्राप्त होता है? प्रबलतम बैंड हमें प्राप्त होता है, जिसकी तीव्रता का मान यहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो ये प्रबलतम बैंड होता है इसको हम फंडामेंटल बैंड के नाम से जानते हैं। कौन से बैंड के नाम से जानते हैं? फंडामेंटल। इसको हम फंडामेंटल बैंड के नाम से जानते हैं। और फंडामेंटल जो बैंड होता है इसको हिंदी में हम कहते हैं मूल बैंड। कौन सा बैंड कहते हैं इसको? हिंदी में हम मूल बैंड के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि कुछ अणु ऐसे होते हैं जो सरल आवर्त दोलक की भांति व्यवहार करते हैं। कुछ अणु इस प्रकार के होते हैं, वो कौन से आवर्त दोलक की भांति व्यवहार करते हैं? सरल आवर्त दोलक की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन कुछ अणु ऐसे भी होते हैं जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। इसलिए इनके लिए जो ये चयन नियम होंगे जो सरल आवर्त दोलक की भांति व्यवहार नहीं करेंगे, उनके लिए जो ये चयन नियम डेल्टा v इक्वल टू ±1 का जो मान है, ये जो नियम है ये उन अणुओं के लिए क्या हो जाता है? अमान्य हो जाता है। और इनमें जो ये संक्रमण आएंगे, इनमें जो संक्रमण यहाँ से आते हैं वो कौन कौन से संक्रमण आते हैं? v इक्वल टू 0 से यदि ट्रांजिशन किस में हो रहा है? v इक्वल टू 1 में ना होकर v इक्वल टू किस में हो रहा है? 2 में हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आवर टोन। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट आवर टोन। तो यहाँ पे यदि ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 1 में संपन्न ना होकर यदि ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 2 में यदि संपन्न हो रहा है तो इसको हम फर्स्ट आवर टोन के नाम से जानते हैं। दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पे लूँ, यदि जो ट्रांजिशन है वो v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 3 में हो रहा है
2 में ना होकर किस में हो रहा है, 3 में हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। कौन सा ओवरटोन कहते हैं इसको हम? इसको हम सेकंड ओवरटोन, इसको हम सेकंड ओवरटोन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से कंपनी जो स्पेक्ट्रा है उसके लिए जो चयन नियम है, ये डेल्टा V इक्वल टू +-1 होता है, जहाँ प्लस का मतलब अवशोषण स्पेक्ट्रा, माइनस का मतलब उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। अणु यदि V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन कर रहा है तो इसको हम फंडामेंटल बैंड कहते हैं, मूल बैंड कहते हैं। और इसके लिए आवश्यक आवर्ती के मान को मूल आवर्ती कहा जाता है। यदि ट्रांजिशन V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 1 में ना होकर V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 1 में हो रहा है तो इसको हम फर्स्ट ओवरटोन के नाम से जानते हैं। और यदि ट्रांजिशन V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 3 में संपन्न हो रहा है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? सेकंड ओवरटोन के नाम से जानते हैं। तो ओवरटोन जो है मूल बैंड और जो ये ओवरटोन है, मूल बैंड और जो ये ओवरटोन है, इनको हम एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए इस डायग्राम को समझाने के लिए यहाँ से इनको मैं मिटा लेता हूँ। V इक्वल टू 0 से यदि ट्रांजिशन V इक्वल टू 2 में हो रहा है तो फर्स्ट ओवरटोन, एंड V इक्वल टू 0 से यदि ट्रांजिशन किस में हो रहा है, V इक्वल टू 3 में हो रहा है, तो इसको हम सेकंड ओवरटोन के नाम से जानते हैं। अब ये जो ओवरटोन यहाँ पे संपन्न हो रहे हैं, अर्थात फंडामेंटल जो बैंड होता है, मूल जो बैंड होता है, इसको हम निम्न डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मूल बैंड, फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन जो होता है, इसको हम निम्न डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे समझ सकते हैं। इनमें जो ट्रांजिशन होता है वो निम्न प्रकार से यहाँ पे पाया जाता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं कंपनी ऊर्जा स्तर ले लेता हूँ। ये क्या हो गया, V इक्वल टू मैंने 0 ले लिया, यहाँ पे ये कितना लिया, V इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, ये V इक्वल टू क्या ले लिया, 2 ले लिया, और यहाँ पे ये V इक्वल टू मैंने क्या लिया, 3 लिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंपनी ऊर्जा स्तर V इक्वल टू 0 लिया, V इक्वल टू 1, V इक्वल टू 2 एंड V इक्वल टू 3। अब इसके बाद मैं ट्रांजिशन यहाँ पे शो करता हूँ। यहाँ से ये ट्रांजिशन फर्स्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है, V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू फर्स्ट। सेकेंड जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 2, एंड थर्ड जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 3। देखिए ये जो बैंड हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, मूल बैंड कहते हैं। कौन सा बैंड कहते हैं इसको हम, इसको हम मूल बैंड कहते हैं। और मूल बैंड जो होता है इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। फंडामेंटल बैंड। तो ये यहाँ पे ये वाला जो बैंड है, ट्रांजिशन V इक्वल टू, यहाँ से ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, V इक्वल टू 0 टू V इक्वल टू 1, इसको हमने मूल बैंड कह दिया। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल बैंड कहते हैं। और इसके लिए आवश्यक आवर्ती के मान को हम क्या कहते हैं, मूल आवर्ती के नाम से इसको जानते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था यदि ट्रांजिशन V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 2 में संपन्न होता है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। कौन सा ओवरटोन कहेंगे, फर्स्ट ओवरटोन।
यदि ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 2 में यहाँ पे संपन्न होता है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट आवर टोन के नाम से। और यदि यहाँ पे जो ट्रांजिशन है v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 3 में संपन्न हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं सेकंड आवर टोन। कौन सा आवर टोन बोलेंगे इसको हम सेकंड आवर टोन के नाम से जानते हैं, सेकंड आवर टोन। तो इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने कंपन ऊर्जा स्तर दर्शाए हैं, v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 2, v इक्वल टू 3। यहाँ पे ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 से 1 में हो रहा है, इसलिए इसको मैंने मूल बैंड बोल दिया, फंडामेंटल बैंड बोल दिया। इसके लिए उपयुक्त आवर्ती के मान को मूल आवर्ती कहा जाता है। यदि ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 से 2 में यहाँ पे हो रहा है तो इसको मैंने क्या बोल दिया, फर्स्ट आवर टोन यहाँ पे इसको कहा जाता है। और यदि ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 3 में यहाँ पे संपन्न हो तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड आवर टोन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 1, इसको हम क्या कहेंगे, मूल बैंड। मूल बैंड कहेंगे। और मूल बैंड जो होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल बैंड। इसके बाद नंबर 2 आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, यदि ट्रांजिशन v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 2 में हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आवर टोन। और यदि ट्रांजिशन नंबर 3 v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 3 में संपन्न हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड आवर टोन। तो एक चयन नियम तो ये हुआ। दूसरे चयन नियम में आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कंपन जो स्पेक्ट्रा होता है उसके लिए यहाँ से कंपन के दौरान अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डाइपोल मोमेंट का जो मान होता है वो परिवर्तित होना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकंड जो इसका चयन नियम होता है वो क्या होता है, डी म्यू बाई डी टी, इसका जो मान है नॉट इक्वल टू क्या रहता है, 0 रहता है। तो सेकंड यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं, डी म्यू बाई डी टी का जो मान है नॉट इक्वल टू 0 रहता है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कंपन के दौरान अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। डी म्यू बाई डी नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स कंपन के दौरान अणु का द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट के मान में परिवर्तन होना चाहिए। अर्थात डी म्यू बाई डी नॉट का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये टॉपिक था आपका सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, कंपनी स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम। डेल्टा v इक्वल टू ±1, और इसमें 3 प्रकार के ट्रांजिशन दर्शाए, मूल बैंड या फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट आवर टोन एंड सेकंड आवर टोन। इसको हमने इस डायग्राम के माध्यम से क्या किया, एक्सप्लेन किया। और दूसरा जो चयन नियम इसमें क्या है, डी म्यू बाई डी टी का मान जो है नॉट इक्वल टू 0 रहता है। अर्थात कंपन के दौरान अणु का द्विध्रुव आघूर्ण परिवर्तन होना चाहिए, इसका जो मान है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ से अब इसको रिटर्न करने की बात आती है आपकी। तो यहाँ से आपको हेडिंग डालना है, देखिए आपको यहाँ से हेडिंग डालना है, कंपनी स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम, सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। इसमें नीचे क्या लिखना है, नीचे आपको यहाँ से रिटर्न करना है, सरल आवर्त दोलक के लिए चयन नियम निम्न होते हैं, जिन्हें कंपनी संक्रमण के लिए चयन नियम भी कहा जाता है।
फर्स्ट आपको यहाँ से डेल वी इक्वल टू प्लस माइनस चिन्ह, और प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस का मतलब यहाँ अवशोषण स्पेक्ट्रा, माइनस का मतलब उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। और नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उस पर अणु निम्नतम ऊर्जावस्था में रहता है और संक्रमण V इक्वल टू 1 में हो जाता है, अर्थात ट्रांजिशन V इक्वल टू 0 से V इक्वल टू 1 में हो रहा है। तो इसके लिए आवर्ती को, जो आवर्ती का मान होगा उसको हम क्या कहते हैं, मूल आवर्ती कहते हैं। और बैंड की जो प्रबलता होती है वो अधिक होती है, और इस बैंड को हम कौन से बैंड के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल बैंड या मूल बैंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ अणु ऐसे होते हैं जो इसकी भांति सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिए इन पर चैन नियम लागू नहीं होंगे। और यदि यहाँ पे ट्रांजिशन जो है V इक्वल टू 0 से 2 में हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट आवर टोन। ट्रांजिशन यदि V इक्वल टू 0 से 3 में हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, द्वितीय आवर्टोन या सेकंड आवर्टोन, यहाँ पे हम इसको कहेंगे। इसके बाद में डायग्राम आपको बनाना है। इसमें फंडामेंटल जो बैंड होता है इसको हम कौन सा बैंड भी कहते हैं, मूल बैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये डायग्राम हो गया इसका। इसके नीचे आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो डायग्राम सिलेक्शन रूल, selection rule for vibrational spectra, selection rule for vibrational spectra। नेक्स्ट इसके बाद में आपको यहाँ से ध्यान रखना है, 3 बातें मैंने आपको बताई थी। यदि ट्रांजिशन, ये ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट बात है, V इक्वल टू 0 से यदि ट्रांजिशन यहाँ पे V इक्वल टू 1 में हो रहा है तो इसको हम मूल बैंड बोलते हैं, फंडामेंटल मोड। V इक्वल टू 0 से सेकंड में हो रहा है फर्स्ट आवर्टोन, एंड V इक्वल टू 0 से थर्ड में हो रहा है तो द्वितीय आवर्टोन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपनी स्पेक्ट्रा के लिए आवर्टोन को समझाइए। तो यहाँ से आपको इसमें इसका सलेक्शन जो नियम है, चैन जो नियम है, इसकी सहायता से आपको डायग्राम के माध्यम से आवर्टोन जो होता है उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट मैंने आपको द्वितीय यहाँ पे बताया था कि जो सरल आवर्त दोलक होता है उसके लिए जो द्वितीय चैन नियम होता है, dμ/dt का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, अर्थात कंपन के दौरान अणु का द्विध्रुव जो आघूर्ण है वो परिवर्तन होना चाहिए, इसका जो मान है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है, देखिए, कंपन स्पेक्ट्रा के लिए चैन नियम, सलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है ये आपको इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको इसमें ये वाला डायग्राम बना देना है, और नेक्स्ट आपको ये वाला पेज इसमें आपको रिटर्न कर देना है। अब इसके बाद में हम यहाँ से आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स कांस्टेंट एंड इट्स डिटर्मिनेशन। बल नियतांक एवं उसका निर्धारण। बल नियतांक जो होता है वो क्या होता है, इसका जो निर्धारण है वो हम किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक है हमारा अगला फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट एंड इट्स डिटर्मिनेशन। फोर्स कांस्टेंट एंड इट्स डिटर्मिनेशन
इसको हिंदी में क्या कहोगे आप? बल नियतांक। बल नियतांक एवं उसका बल नियतांक एवं उसका निर्धारण। बल नियतांक एवं उसका निर्धारण। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट एंड इट्स डिटर्मिनेशन। तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर है वो पढ़ाया है आपको। तो यहाँ से हमने हुक का जो नियम था वो अप्लाई किया था, हुक्स लॉ यहाँ पे अप्लाई किया था। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हो, हुक्स लॉ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्या जानते हो, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि प्रत्यानयन बल जो होता है F जो होता है वो विस्थापन के यहाँ पे क्या होता है, समानुपाती प्रोपोर्शनल यहाँ पे पाया जाता है। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन का मान यहाँ पे अपोजिट पाया जाता है। अर्थात यहाँ पे प्रत्यानंजल जो बल होता है, रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है, उसका मान डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इन दोनों की जो दिशा होती है वो आपस में अपोजिट होती है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ यहाँ पे हमने क्या लिखा था, F जो प्रोपोर्शनल होता है, F प्रोपोर्शनल होता है -x के। अब यहाँ से हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में F इक्वल टू यहाँ पे हमने कर दिया था, प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाया था और ये K और ये X। तो यहाँ पे हमने F इक्वल टू -kx लिखा था। यहाँ K ही क्या कहलाता है, K यहाँ पे क्या कहलाता है, बल नियतांक कहलाता है। यहाँ पे K क्या कहलाता है, बल नियतांक कहलाता है। और यहाँ से हमने जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में तरंग संख्या का मान यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था। और तरंग संख्या का जो मान है वो हमें क्या प्राप्त हुआ था, 1/2πc रूट K बाई क्या था यहाँ से म्यू। ये मान हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। और ये मान जो था वो किस में हमें प्राप्त हुआ था, सेम इनवर्स में। तो यहाँ से म्यू बार इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ था 1/2πc रूट K बाई म्यू सेम इनवर्स। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की सहायता से हम यहाँ से K का जो मान है ये क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यदि K का मान कैलकुलेट करें तो यहाँ से जो K का मान हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से तो K का मान यहाँ से निकाल लीजिए आप। K इक्वल टू यहाँ से हमें प्राप्त होगा, K इक्वल टू, इसको जब सोल्व करोगे म्यू बार इक्वल टू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1/2πc रूट K बाई म्यू सेमी इनवर्स रूट। तो यहाँ से इस इक्वेशन से जब आप इसको सोल्व करोगे और K का मान यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से K इक्वल टू जो है हमें प्राप्त होगा 4π² C² म्यू स्क्वायर म्यू बार स्क्वायर है और यहाँ पे क्या आएगा, म्यू। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यहाँ से इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड K इक्वल टू 4π² C² म्यू बार स्क्वायर एंड म्यू। यहाँ पे म्यू बार क्या कहलाता है, तरंग संख्या कहलाती है। और म्यू बार का जो मान है मैंने आपको बताया, इसका जो मान है वो सेमी इनवर्स में होता है।
और c यहाँ पे क्या कहलाता है, प्रकाश का वेग कहलाता है, और म्यू जो है, म्यू यहाँ पे समानित द्रव्यमान कहलाता है। अब यहाँ पे बल जो नियतांक है, इसके बारे में आप यहाँ पे क्या बता सकते हो कि बल जो नियतांक होता है, फोर्स जो कांस्टेंट का मान होता है, और रासायनिक बंध जो होता है उसकी सामर्थ्यता को दर्शाता है कि रासायनिक बंध कितना मजबूत होगा, कितना कमज़ोर होगा। इस बात की व्याख्या करने के लिए क्या दिया गया था, फोर्स कांस्टेंट जो होता है उसका मान यहाँ पे निर्भर करता है। और यदि तरंग संख्या यहाँ पे ज्ञात हो तो उपरोक्त जो ये समीकरण है k इक्वल टू 4π² c² म्यू बार स्क्वायर एंड म्यू, यहाँ से हम k के मान की गणना कर सकते हैं। और बल स्थिरांक जो होता है, k का जो मान होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी यूनिट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी जो यूनिट होती है उसको हम लिखते हैं डाइन पर सेमी। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन पर सेमी होती है। और एसआई यूनिट की यदि हम बात करें, कौन सी यूनिट की बात करें, यहाँ पे एसआई जो यूनिट होती है इसकी वो क्या होती है, न्यूटन मीटर इनवर्स होती है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, बल नियतांक जो होता है इसकी जो यूनिट यहाँ पे होती है डाइन पर सेमी होती है, और इसकी एसआई जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर इनवर्स यहाँ पे पाई जाती है। तो ये था आपका टॉपिक बल नियतांक एवं उसका निर्धारण। तो फोर्स कांस्टेंट एंड इट्स डिटर्मिनेशन में आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है। अतः F प्रोपोर्शनल टू -x, F इक्वल टू -x के यहाँ बल नियतांक कहलाता है। और अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर वी नो दैट, सरल आवर्त दोलक की सहायता से हम जानते हैं कि म्यू बार इक्वल टू 1/2πc√k/μ सेमी इनवर्स। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड we calculate the value of rate constant k and we found k equal to 4π² c² म्यू बार स्क्वायर एंड म्यू। इक्वेशन नंबर 4, यहाँ से बल जो नियतांक है, फोर्स जो कांस्टेंट है, वो रासायनिक बंध की सामर्थ्यता को दर्शाता है। यदि यहाँ से हमें तरंग संख्या का मान ज्ञात हो तो यहाँ से हम बल नियतांक का मान की गणना जो है वो आसानी से यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि बल नियतांक जो होता है इसकी जो यूनिट है वो डाइन पर सेमी होती है। इसकी यूनिट का मान यहाँ पे क्या पाया जाता है, डाइन पर सेमी होता है। और इसकी एसआई यूनिट की यदि हम बात करें तो एसआई यूनिट जो होती है इसकी न्यूटन मीटर इनवर्स यहाँ पे पाई जाती है। तो अब इसको आपको लिखने की बात आती है, यहाँ से आप इसको रिटर्न किस प्रकार से करोगे। तो देखिए, इसको आपको यहाँ से रिटर्न करना है, आपको हेडिंग डालनी है इसमें बल नियतांक एवं उसका निर्धारण। ये हेडिंग डालना है आपको, बल नियतांक एवं उसका निर्धारण। इसके नीचे आपको यहाँ से रिटर्न करना है, हम जानते हैं कौन से नियम के अनुसार, हुक्स लॉ के अनुसार। कौन सा नियम, ये मैंने आपको बताया था, हुक्स लॉ, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के दौरान हुक्स नियम के अनुसार यहाँ पे प्रत्यानयन जो बल है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से F क्या हो गया, F प्रोपोर्शनल हो गया -x। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। k यहाँ पे क्या हो गया, k बल नियतांक हो गया, प्रोपोर्शनल सिंबल को हटा लिया हमने, -kx हो गया। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया, 2।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इसके बाद में आपको यहाँ से म्यू बार लिखना है। म्यू बार इक्वल टू ये होता है इक्वेशन 1/2πc√k/μ सेमी इनवर्स। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया? 3rd। इसके बाद में यहाँ से हमने k का मान कैलकुलेट कर लिया और k का जो मान है वो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? k इक्वल टू 4π² c² μ² एंड म्यू। यहाँ से म्यू बार क्या कहलाता है? तरंग संख्या कहलाती है। और इसका जो मान है सेमी इनवर्स में लिखते हैं। c यहाँ प्रकाश का वेग कहलाता है, म्यू समानित द्रव्यमान कहलाता है। और बल जो नियतांक होता है वो रासायनिक बंध की सामर्थ्यता को यहाँ पे दर्शाता है। यदि तरंग संख्या ज्ञात हो तो बल नियतांक k की गणना हम यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो बल स्थिरांक होता है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डाइन पर सेमी होती है। और इसकी एसआई जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन मीटर इनवर्स लिखते हैं। तो यहाँ तक आपको इसको रिटर्न कर लेना है, ये आपको रिटर्न नहीं करना है इसमें। तो ये था आपका बल नियतांक एवं उसका निर्धारण। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। इक्वेशन सेकेंड ये हो गया k इक्वल टू बल नियतांक। इक्वेशन थर्ड ये हो गया, इक्वेशन 4 ये हो गया। इसके बाद यहाँ से इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें थोड़ा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा बल नियतांक एवं बंधन ऊर्जा। अब देखिए यहाँ से बल नियतांक का जो मान है हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। बल नियतांक का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब बल नियतांक का जो मान हमें ये प्राप्त हुआ है इसका बंधन ऊर्जा के साथ क्या रिलेशन होता है, तो इसके बारे में हम यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? फोर्स्ड कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी। फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी, बल नियतांक एवं बंधन ऊर्जा। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो बल नियतांक और जो बंधन ऊर्जा है इसमें यहाँ पे क्या रिलेशन पाया जाता है, इसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से बल जो नियतांक होता है मैंने आपको बताया कि किसी भी बंध की जो सामर्थ्यता है उसको यहाँ पे व्यक्त करता है। और इसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि बल नियतांक k का मान, लास्ट टॉपिक हमने अध्ययन किया, बल नियतांक k का मान जो है वो हमें क्या प्राप्त होता है? k इक्वल टू 4π² c² μ² एंड यहाँ पे म्यू। तो यहाँ से बल नियतांक क्रेट कांस्टेंट का जो मान है हमें प्राप्त होता है k इक्वल टू 4π² c² μ² म्यू। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि बल नियतांक का जो आंकिक मान है उसका उपयोग विभिन्न जो बंध होते हैं उनकी सामर्थ्यता की तुलना करने में यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ से बल नियतांक का निर्धारण हमने अभी किया लास्ट टॉपिक में। इसके बाद यहाँ से बल नियतांक जो है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो विभिन्न जो बंध होते हैं उनकी सामर्थ्यता की यहाँ पे तुलना करने के लिए इसका उपयोग हम यहाँ पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम HF ले रहे हैं
और एच एफ जो है इसका जो बल नियतांक का मान है, इसका बल नियतांक हम ले रहे हैं एच एफ जो है, इसके बल नियतांक का मान यहाँ पे होता है, ये ध्यान रखना आप, 8.85 इंटू 10⁵ डाइन पर सेमी। तो यहाँ से एच एफ जो होता है, एच एफ के बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट का जो मान होता है वो कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁵ डाइन पर सेमी पाया जाता है। जबकि दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लूँ HCl, दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया, HCl लिया, और HCl का जो बल नियतांक होता है उसका जो मान होता है वो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इनके बल नियतांक के मान यहाँ पे फिक्स होते हैं, और इसका जो बल नियतांक होता है वो 4.8 इंटू 10⁵ डाइन पर सेमी यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने बल नियतांक और जो बंधन ऊर्जा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया एच एफ का फोर्स कांस्टेंट जो है, बल नियतांक जो है उसका मान 8.85 इंटू 10⁵ डाइन पर सेमी होता है। जबकि HCl जो होता है इसके बल नियतांक का मान 4.8 इंटू 10⁵ डाइन पर सेमी पाया जाता है। अब यहाँ से आपको ये पता है HF का जो बंध है वो मजबूत होता है कि HCl का। यहाँ से आपको ये दिया हुआ है, एक तो HF दिया हुआ है, एक HCl दिया हुआ है। तो यहाँ से इनका जो बंध होता है, बंध की जो सामर्थ्यता होती है वो किसकी ज़्यादा होती है, तो यहाँ से HF जो है उसकी बंध की सामर्थ्यता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ से मैं यह क्या लिख सकता हूँ, बंध सामर्थ्यता। बंध सामर्थ्य, तो यहाँ से देखिए ये HF हो गया और दूसरा HCl है। अब यहाँ से बंध सामर्थ्यता का जो मान है HF का क्या होता है, ज़्यादा होता है। HF का बंध सामर्थ्यता का मान ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, HCl की तुलना में, और HCl का यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। इसी के कारण यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि HF जो बंध है, HF बंध जो होता है वो HCl से अधिक मजबूत होता है। इसलिए हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अतः HF बंध HCl से अधिक मजबूत होता है। अतः HF जो बंध होता है HCl से अधिक मजबूत होता है। एग्ज़ाम में यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कारण है कि HF का जो बंध सामर्थ्यता है उसका मान HCl की तुलना में अधिक होता है, तो इसमें आपको यहाँ से आंसर क्या बताना होगा कि HF जो है, HF के फोर्स कांस्टेंट का मान, बल नियतांक का मान 8.85 इंटू 10⁵ डाइन पर सेमी पाया जाता है। जबकि HCl के बल नियतांक का मान 4.8 इंटू 10⁵ डाइन पर सेमी पाया जाता है। यही कारण होता है कि HF बंध HCl से ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है कि K का मान बढ़ने पर बंधन ऊर्जा का मान भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, K का मान यदि हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं,
के का मान यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ से इसकी जो बंधन ऊर्जा है, बंधन एनर्जी जो है, इसका मान भी यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो रेट कांस्टेंट अर्थात के का मान, बल नियतांक का मान यदि ज़्यादा होगा तो उसकी बंधन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिसकी बंधन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा उसका स्थायित्व अर्थात बंध सामर्थ्यता का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो बॉन्ड यहाँ पे, उस बॉन्ड जो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बॉन्ड का, वो बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसका स्थायित्व भी अन्य बॉन्ड्स की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से देखिए हमने ये टॉपिक लिया था हमारा फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी, बल नियतांक एवं बंधन ऊर्जा। यहाँ से मैंने आपको बताया कि इक्वल टू यहाँ पे होता है 4π² c स्क्वायर म्यू बार स्क्वायर म्यू। लास्ट टॉपिक से हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया HF और HCl का। HF का बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट 8.85 × 10⁵ डाइन पर सेमी होता है। HCl का बल नियतांक 4.8 × 10⁵ डाइन पर सेमी होता है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि HF जो होता है उसका स्थायित्व या बंधन जो सामर्थ्य होता है HCl से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि HF जो होता है उसके बल नियतांक का मान HCl की तुलना में अधिक पाया जाता है। जिसके बल नियतांक का मान ज़्यादा होगा उसकी बंधन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिसकी बंधन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा उस अणु का सामर्थ्यता का मान भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे HF जो है HCl की तुलना में अधिक मजबूत बॉन्ड बनाता है, अधिक मजबूत होता है। तो लास्ट में हम यहाँ से यही कह सकते हैं कि के का जो मान है वो यदि इंक्रीज हो रहा है अर्थात रेट कांस्टेंट, बल नियतांक का मान यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो उसकी बंधन एनर्जी का मान भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। और बंधन एनर्जी का मान इंक्रीज होगा तो उस अणु की बंधन ऊर्जा का मान तो इंक्रीज हो ही गया, और उस अणु के मध्य में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसका मान भी यहाँ पे क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा, मजबूत होगा। तो यहाँ से जब आप इसको रिटर्न करोगे तो यहाँ से आपको हेडिंग डालनी है। देखिए, बल नियतांक एवं बंधन ऊर्जा, फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ से आपको इसमें लिखना है बल नियतांक किसी बंध की सामर्थ्यता को यहाँ पे व्यक्त करता है। बल जो नियतांक होता है वो किसी बंध की सामर्थ्यता को क्या करता है, व्यक्त करता है। हम जानते हैं यहाँ पे कि बल नियतांक का जो मान होता है वो क्या होता है, यहाँ पे के का जो मान होता है वो हमें क्या प्राप्त होता है, के इक्वल टू 4π² c स्क्वायर म्यू बार स्क्वायर एंड म्यू होता है यहाँ से। और बल नियतांक का जो आंकिक मान है उसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं, विभिन्न जो बंध हैं उनकी सामर्थ्यता की तुलना करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, जैसे HF था, इसका जो बल नियतांक था वो हमें क्या प्राप्त हो रहा था, 8.85 × 10⁵ डाइन पर सेमी यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा था। जबकि HCl जो है, HCl के बल नियतांक का जो मान है वो हमें क्या प्राप्त हो रहा था, 4.8 × 10⁵ डाइन पर सेमी हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा था। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से देखिए HF के बल नियतांक का मान यहाँ पे ज़्यादा है, HCl का बल जो नियतांक उसका मान यहाँ पे कम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि HF जो बंध है HCl से क्या होगा, ज़्यादा मजबूत होगा। और के का मान बढ़ने पर जो बंधन ऊर्जा है उसका मान भी यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ से कुछ बल नियतांक और उनकी जो बंधन ऊर्जा हैं उनके मान यहाँ पे सारणी में दिए हुए हैं। तो यहाँ से लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि बल नियतांक जो है उसका जो मान है बंधन ऊर्जा के क्या पाया जाता है,
प्रोपोर्शनल पाया जाता है, अर्थात बंधन नियतांक का मान बंधन ऊर्जा की प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बंध नियतांक जो है उसका मान यदि हम इंक्रीज करेंगे तो बंधन ऊर्जा का मान भी इंक्रीज हो जाएगा। बंध नियतांक का मान हम यदि डिक्रीज करेंगे तो बंधन ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद बल नियतांक और जो बंध ऊर्जा है इसको हम निम्न सारणी के द्वारा भी यहाँ से समझ सकते हैं। ये सारणी आपको यहाँ पे दी हुई है, ये बॉन्ड दिया हुआ है, बंद यहाँ पे दिया हुआ है, बंद। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक के मान, और लास्ट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी। तो फर्स्टली आपको ये एग्जांपल दिए हुए हैं, देखिए C2H6, C डबल बॉन्ड C2H4, C ट्रिपल बॉन्ड C2H2, CHCH4, C डबल बॉन्ड और HCHO, HF, HCl, HBr, CH3Br। यहाँ पे सभी बॉन्ड्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे फोर्स जो कांस्टेंट हैं उनका मान डाइन पर सेमी में आपको दिया हुआ है। इसके लिए 4.6 है, इसके लिए 9.5 है, इसके लिए 15.8 है, 15, 12.3, 8.8, 4.8, 4.1 ये मान आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। बॉन्ड एनर्जी का मान यहाँ पे आपको दिया हुआ है 334, 627, 827, 409, 744, 135, 120, 840। तो यहाँ से इस सारणी के माध्यम से आप क्या कह सकते हो, यहाँ देखिए फोर्स कांस्टेंट का मान जिसके लिए ज़्यादा है उसकी बॉन्ड एनर्जी का मान भी देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पद है, ये वाला जो बंद है, इसके लिए आप देखिए यहाँ से फोर्स कांस्टेंट का मान यहाँ पर 15.8 है, जो कि यहाँ पे जो गिवन है आपको इनमें से सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी का मान होगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी का मान ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैंने आपको बताया था जिसके फोर्स कांस्टेंट का मान, जिस भी बंद के फोर्स कांस्टेंट का मान ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से देखिए फोर्स कांस्टेंट का मान इन सभी में से किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, 15.8 है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी का मान भी इन सभी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी का मान 827.0 है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं सबसे कम फोर्स कांस्टेंट मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ देखिए 4.1, 4.1, 4.8, 8 ये हो गया। तो यहाँ से देखिए लास्ट जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका जो फोर्स कांस्टेंट है इसका मान यहाँ पे सबसे कम है 4.1। और यहाँ पे इसमें देखिए बॉन्ड एनर्जी का जो मान है वो भी सबसे कम यहाँ पे किसकी है, बॉन्ड एनर्जी का मान है HBr, CH3Br। तो यहाँ पे सबसे अधिक फोर्स कांस्टेंट का मान यहाँ पे 15.8 C डबल बॉन्ड C2H2 के लिए है। इसकी फोर्स कांस्टेंट का मान सबसे ज़्यादा है यहाँ पर इसके लिए, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी का मान भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। और कितना होगा, 827.0 यहाँ पे पाया जाएगा। इस सारणी में दूसरा जो है बॉन्ड यहाँ पे HBr, CH3Br, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट का मान सबसे कम है 4.1, और इसकी बॉन्ड एनर्जी का जो मान है वो भी यहाँ पे सबसे कम है, कितना है, 8.40 है। तो यहाँ से सबसे अधिक जो बॉन्ड होगा उसकी जो सामर्थ्यता होगी वो किसकी होगी, C ट्रिपल बॉन्ड C2H2, और सबसे कम किसकी होगी, यहाँ पे HBr की होगी। तो सबसे अधिक सामर्थ्य तो ये होगा यहाँ से CH3, अधिक सामर्थ्य होगा, ये अधिक सामर्थ्य होगा। और ये क्या होगा, यहाँ पे कम सामर्थ्य होगा।
यहाँ से देखिए ये तो क्या होगा, अधिक सामर्थ्य होगा, क्योंकि इसके फोर्स कांस्टेंट का मान ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ से अधिक हो जाएगा। फोर्स कांस्टेंट का मान अधिक है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी का मान भी अधिक हो जाएगा। फोर्स कांस्टेंट का मान इसके लिए कम है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी का मान भी कम हो जाएगा। इसलिए सारणी में यहाँ पे सबसे अधिक सामर्थ्यता C ट्रिपल बॉन्ड C2H2 की होगी और सबसे कम सामर्थ्यता HBr CH3Br की होगी। तो यहाँ से आपको ये जब हेडिंग डालना है बल नियतांक एवं बंधन ऊर्जा, तो यहाँ से ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको इसके नीचे ये जो सारणी है ये आपको इसमें बना देनी है। इसमें मेन बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि फोर्स कांस्टेंट का मान जिसके लिए ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी का मान जितना ज़्यादा होता है उसका बंध सामर्थ्यता का मान भी उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। अर्थात जिसके फोर्स कांस्टेंट का मान कम होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी का मान भी कम होगा, और उसकी बंध सामर्थ्यता का मान भी उतना ही क्या होगा, कम होगा। अर्थात बंध सामर्थ्यता को समझाने के लिए हम यहाँ से बल नियतांक एवं बंधन जो ऊर्जा टॉपिक है इसका हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो इस सारणी को सबसे पहले ये पेज रिटर्न करना है आपको इसमें। नेक्स्ट आपको ये सारणी इसमें बना देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं, एक अणु दे रखा है HCl, उसके लिए बल नियतांक की गणना करवा रहा है आपसे, और मोल कंपन अवशोषण स्पेक्ट्रा की आवर्ती यहाँ पे आपको दी हुई है। आवर्ती का मान आपको यहाँ कितना दिया हुआ है, म्यू का मान आपको यहाँ दिया हुआ है 2890, और इसका जो मान है वो किस में दिया हुआ है, सेम इनवर्स में। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अणु HCl के लिए बल नियतांक की गणना कीजिए, और बल नियतांक जो है यहाँ पे किसकी गणना करवा रहा है, K का मान यहाँ पे क्या करवा रहा है, कैलकुलेट करवा रहा है। मोल कंपन अवशोषण स्पेक्ट्रा की आवर्ती भी आपको यहाँ पे दी हुई है, म्यू बार इक्वल टू 2890 सेम इनवर्स। यहाँ से देखिए हम जानते हैं कि आपको ये पता है ये फॉर्मूला होता है म्यू बार इक्वल टू क्या होता है, म्यू बार इक्वल टू यहाँ पे होता है 1/2πc√k/μ। यहाँ से हमने k का मान कैलकुलेट कर लिया था, तो यहाँ से आपको ये k वाला जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखना है। यदि आप k वाला फॉर्मूला ध्यान नहीं रखते हो तो यहाँ से सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होता है उसकी कंपन जो संख्या होती है, तरंग जो संख्या होती है, उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। म्यू बार इक्वल टू 1/2πc√k/μ होता है। इस इक्वेशन की सहायता से इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। इसके नीचे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से आपने यहाँ पे k का मान निकाल लिया। इक्वेशन 2, अब यहाँ पे म्यू बार आपको ये दिया हुआ है, इसका मान सेमी इनवर्स में आपको दिया हुआ था, इसको आपने किस में चेंज कर दिया, मीटर सेकंड इनवर्स में चेंज कर दिया। तो ये मीटर सेकंड इनवर्स में इसका मान कितना हो गया, 2.998 इंटू 10⁸ हो गया। पाई का मान ये होता ही है 3.14, सी का मान भी ये होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड इनवर्स। और यहाँ पे हम रेडियस मास की कैलकुलेट करते हैं, रेडियस मास यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो रेडियस मास जो होता है यहाँ से उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस मास को हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू यहाँ पे HCl अणु लिया हुआ था, तो म्यू इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, म्यू इक्वल टू यहाँ से फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू यहाँ से फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू जैसे मैं मान लेता हूँ m1 m2 बाई क्या होता है m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है।
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से हमने HCl के लिए म्यू रिप्रेजेंट किया। म्यू इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, MH MCl MH प्लस MCl। इसके बाद यहाँ से हमने म्यू का मान कैलकुलेट कर लिया। तो MH हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है यहाँ पे 1 हो गया, और Cl जो हो गया उसका कितना होता है, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। Cl के लिए यहाँ पे 35.5 होता है, 35.5। तो यहाँ से हमने HCl जो है उसके लिए रिड्यूस मास कैलकुलेट कर लिया 0.972 ग्राम। इसके पश्चात सामान्य जो द्रव्यमान म्यू हमें प्राप्त हुआ है, इसमें अवागाद्रो जो संख्या है उसका भाग लगा देते हैं, और अवागाद्रो जो संख्या है उसका मान यहाँ से हमें कितना प्राप्त होता है, कितना होता है ध्यान रखना आपको, 6.023 इंटू 10⁻³ होता है। इसको जब हमने सोल्व किया तो यहाँ हमें ये प्राप्त हुआ 1.61 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में प्राप्त हुआ। इसको सोल्व हमने कर लिया। इसके बाद यहाँ से देखिए म्यू का मान हमें प्राप्त हो गया। यहाँ से म्यू का मान प्राप्त हो गया, आपको म्यू का मान प्राप्त हो गया, सी का मान आपको पता है, पाई का मान आपको पता है। तो ये सभी जो मान है इक्वेशन नंबर कौन सी इक्वेशन में रखते हैं, 2 में। सभी मान आपके पास हैं यहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में मान रखिए, मान रखोगे आपने, रख दिया। इसको आप सोल्व करोगे, हल कर लेना आप इसको। यहाँ से बल नियतांक का जो मान प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा हमें, 478.1 न्यूटन मीटर इनवर्स। तो यहाँ से एग्जाम्पल आपको दिया हुआ था, अणु HCl के लिए बल नियतांक की गणना कीजिए। मूल कंपन अवशोषण स्पेक्ट्रा की आवृत्ति म्यू बार 2890 सेम इनवर्स है। K का मान निकालना है, म्यू बार का मान दिया हुआ है। SHO से म्यू बार इक्वल टू ये होता है, जानते हैं। यहाँ से K निकाल लिया हमने। C का मान 3 इंटू 10⁸ होता है। पाई का मान 3.14 होता है। इसको मीटर पर सेकंड इनवर्स में चेंज कर लिया म्यू बार को, और यहाँ से म्यू हमने कैलकुलेट कर लिया रिड्यूस मास। रिड्यूस मास का फॉर्मूला म्यू इक्वल टू होता है m1 m2 बाई m1 प्लस m2। यहाँ से HCl के लिए रिड्यूस मास कैलकुलेट किया, 0.972 ग्राम प्राप्त हुआ। अवागाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 का हमने भाग लगा दिया इसमें। सभी मानों को इक्वेशन नंबर 2 में हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ से हमें जो बल नियतांक का मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 478.1 न्यूटन मीटर इनवर्स हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। तो यहाँ तक आप इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें नोट करना है, ये वाला पेज, एंड नेक्स्ट लास्ट में आपको ये वाला पेज इसमें रिटर्न करना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का अध्ययन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।